आप सभी लोग बैठ जाइए, पहले बता रहा हूं। हाँ, दरोगा जी से भी मिलेंगे। और देखिए, वैकेंसी आप लोगों की तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई है पूरा। केवल हिस्ट्री का। अरे यार, पहले तुम लोग शांत रहो। देखो, तो जितने भी लोग हैं इस बैच में पढ़ते थे उनको बता दीजिए कि 1 तारीख से 20 सेट हमने आपको करवाया था, और उसके बाद हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरेगा, सभी लोग भरेंगे। आपको तैयारी एसआई लेवल की करवाई गई है, तो कांस्टेबल उसके आगे कुछ है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि 20 सेट हमने करवाया था, 1 तारीख से हमारा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, और उस प्रैक्टिस बैच में जितने भी इस कोचिंग के कांस्टेबल के एस्पिरेंट हैं सभी लोग जो है उसमें अपीयर होंगे टेस्ट में। और आप लोग का तो बैच भी फिनिश हो गया है, थोड़ा सा हमें लगता है हिंदी या हिस्ट्री का बचा होगा। हाँ, हिंदी खत्म हो गई। हाँ, रीजनिंग भी खत्म है। कुछ पजल्स के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में डाल के ही करवा दूंगा। पजल आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, आ, है ना। जो आपका पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, राइट। जितना आपके एसआई कांस्टेबल में आना वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। पूरी रीजनिंग आपको पढ़ा दी गई है। मैथ्स बची होगी थोड़ी, हिस्ट्री बची होगी, यही बचा है ना। हाँ हाँ, सब खत्म है। हिस्ट्री मतलब थोड़ा थोड़ा वही बचा है, खत्म। हाँ, तो इस वीक में आप लोग का सब खत्म हो जाएगा, और 1 तारीख से आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आएंगे। और देखिए, मैं इरेगुलरिटी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो लगातार 3 दिन प्रैक्टिस में अनुपस्थित हुआ, नहीं आया, मैं उसको हमेशा के लिए भगा दूंगा यहां से, ठीक है। पहली बात, ये बैच पूरा भरा भरा सा बैच था, मतलब नॉन सीरियस टाइप के लोगों को पढ़ा करके मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। मैं उन्हीं को पढ़ाना चाहता हूं जो सीरियस हो, जो जॉब के लिए कर रहा है। इस समय भाई साहब मौजूद है, ये हैं इस समय पीआरओ एसपी चंदौली, ठीक है। तो एसपी साहब के इस समय पीआरओ हैं चंदौली में, और खुद एक शिक्षक भी रहे हैं जॉब से पहले। तो आपको जो है एक्चुअल में जो पुलिस का फॉर्म आया है या पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। आई थिंक कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कि पुलिसिंग को देखे हैं, जो पहले की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। आज आपको पहले की पुलिस दूसरी थी, आज की पुलिस दूसरी है। देखिए, 180 डिग्री चेंज हो चुका है। पहले पुलिस को पुलिसिंग करना अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, आज की ट्रेनिंग अलग है। आजकल साइबर हो गया, आजकल आपका जो है, अब देखें तो कंप्यूटर सीबीटी का हो गया, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया, है ना। तो अब जो चीजें हैं स्मार्ट पुलिसिंग कराई जाती है, अब ना कि वो जमाना गया जबकि पुलिस को डंडे और इस तरह की चीजें दी जाती थी। अब पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि सोशल अगर बात करेंगे तो पूरे समाज की रीढ़ की हड्डी जो होता है वो दरोगा ही होता है, ठीक है। तो दरोगा के पेन में जो पावर है वो किसी की पेन में पावर नहीं होती, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, है ना। दरोगा की नौकरी आप लोग बहुत इजी समझते होंगे। आपको समझता है कि केवल दरोगा लेके बाहर जो है बुलेट लेके घूमते हैं, ऐसी बात नहीं। वो बहुत लिखा पढ़ी का काम है, उसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं सर से निवेदन करूंगा कि आपको कुछ अच्छे टिप्स बताएं, जिससे कि आप आने वाले पुलिस के एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाएं। तो क्योंकि इस समय खुद ये मौजूद हैं उस पद पे, तो ये आपको बेहतर बता पाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देखिए, आपकी जो वैकेंसी है, जितने लिए जो लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप अभी तक कैसे लगे थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप ऐसे लगोगे
कि जद्दोजहद के साथ लगोगे, इस तरह से लगोगे कि आपको ये एहसास होना चाहिए। देखिए, एक होता है जैसे जो लोग एक आध दो एग्ज़ाम निकालते हैं, पीटी मेंस देते होंगे, उनको एहसास होता है कि जब पीटी का रिजल्ट आ जाता है और मेंस देना हो तो समझिए कि शायद उनको लगता है कि समय कम पड़ गया है, क्योंकि 7-8 पेपर हो जाते हैं। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना है। पहला चीज़ तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब समझे पहले। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछी जा रही है। अब आप ये कहोगे कि कैसे पता होगा क्या पूछी जा रही है? पूर्व के जितने पेपर हैं आप बेहिचक उनको लगा जाओ, क्योंकि आप जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है कि सब कुछ पढ़ चुके हो। थोड़ी सी चीज़ें जो बची होंगी, इसका मतलब यदि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और नहीं आ रहा है तो आप खुद स्व मूल्यांकन करो कि कहाँ हमारे में दिक्कत है। ठीक है, जब पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है तो आपके पास अभी अवसर है कि उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधार, और नहीं तो एग्जाम में सुधार थोड़ा ना होगा। तो हमारा कहने का मतलब इतना है कि पहला चीज तो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाओ। दूसरा चीज है कि समय देखो, आप अभी किसी आदमी को ये कह दिया जाए कि आपके गार्जियन को कि आपके लड़के को पुलिस में नौकरी दे दें, तो आज बता दे रहा हूं 10-10 लाख लोग लेके खड़े हो जाएंगे, आज बता दे रहा हूं मैं। दूसरा चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे ठगी होते लोगों को देखा है। यदि आप पढ़ रहे हैं और आप में केवल और केवल फरवरी या मार्च में एग्जाम हो जाने हैं संभवतः, क्योंकि फरवरी में अधिसूचना आ जाएगी लोकसभा चुनाव की संभवतः। ठीक है, 1 महीना पहले, चुनाव से पहले, फरवरी या मार्च, तो डेट आयोग पहले निर्धारित कर देगा। कारण इसका यह है क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है। पिछली बार मई में चुनाव हुए थे, हाँ, अप्रैल मई में, तो ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा तो अप्रैल मई फिर चुनाव खींचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करेगा तो, क्योंकि चुनाव सर पे है और सरकार यह चाहेगी कि हम चुनाव में इसका बेनिफिट लें। सरकार हमेशा यह चाहती है कि हम जो कर रहे हैं इसका बेनिफिट अपने चुनाव में ले लो, तो सरकार ये चाहेगी कि हम इसका बेनिफिट ले लें, इसलिए एग्जाम कराएगी। सरकार का पूरा मंशा यही होता है। तो आपके पास, आप सबसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सब पढ़े हैं, उनसे पूछिए जो फ्रेशर होंगे, जो फाउंडेशन करेंगे कि अब हमको पढ़ना है और उनको 60 दिन में एग्जाम देना है। कैसे दे देंगे? आप पढ़ने के बाद सोचेंगे और वो अभी पढ़ना है तब देंगे। तो आप ये सोचिए कि आप उनसे कहीं इतना ऊपर हैं। आपको अपनी सारी चीजें फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग का मतलब रिवीजन मोड में जाइए, सारी चीजों का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जहां नहीं आए बार बार जो है सर से पूछिए। ठीक है, ये अवसर मैं पहले भी कहा कि सर से 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, कोरोना काल के बाद से, तो वैकेंसी न आने की वजह से इसमें भीड़ ज़्यादा होगी, इसमें तय है। तो वाकिफ है कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे, जो दरोगा की तैयारी कर रहे थे, सब इसी में कूदेंगे, सब कूदेगा, तो भीड़ तो बढ़ना है। तो जब भीड़ कूदेगी और अच्छे लोग इसमें छटेंगे, तय है। अच्छे लोग छटने का मतलब एलिमिनेशन मेथड से जो अच्छा रैंक करेगा वही आएगा। तो आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। पहला चीज, छोड़ने का मतलब यह है 4 सेक्शन का एग्जाम है आपका, चारों सेक्शन पे जाइए। मैथ है, रीजनिंग है, आपकी हिंदी है और जीएस है। सबसे लेंदी पार्ट आपका जीएस बनता है, सबसे लेंदी पार्ट जीएस है। जीएस को मेरे हिसाब से देखिए, यदि आप हमसे पूछेंगे, सिविल नहीं है, सिविल में जीएस भारी होता है। वनडे में मैथ, रीजनिंग, हिंदी। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट मुझसे पूछेंगे कि सर कौन होगा, तो रीजनिंग और हिंदी। ये ऐसे हैं जिसमें आप सबसे अच्छा स्कोर करोगे, मैक्सिमम स्कोर रीजनिंग और हिंदी में कर पाओगे। और सबसे कम समय में कौन करोगे? जीएस और हिंदी। जीएस हिंदी आप टाइम इतना करिएगा कि 20 मिनट में पेपर पूरा कर दो। पढ़ोगे उत्तर आएगा, पढ़ोगे उत्तर नहीं आएगा, सीधे सीधे। भाई हिंदी या जीएस में क्या करोगे? वहां कुछ लॉजिक तब लगाना जब हमारे पास समय बचा हो, लॉजिक लगाना तब जब समय बचे, क्योंकि सबसे पहला आपका अटेम्प्ट है कि हमारा 150 क्वेश्चन तक हम पहुंचे। और ये कैसे हो पाएगा? ये जब आप टेस्ट सीरीज देते जाएंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका एक 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कराइए। तो टेस्ट सीरीज में देखिए, आप कभी नहीं ध्यान दिए होंगे, जब रिजल्ट आता है तो आता है कि 70,000 लड़के ओमार सीट ही गलत भर दिए।
तो आपका यहाँ जो बैठता, हम एहसास नहीं करते हैं, हम लोग सारी चीज करते जाते हैं इसलिए एग्जाम में सही होती जाती हैं। लेकिन उस दिन पूछिए जो लोग सर्विस में होकर तैयारी कर रहे होंगे या कहीं दूसरे जगह, जो या हर आदमी यहाँ नहीं पहुँचता है। यहाँ आप किस्मत वाले हैं, 10 से 5% इलाहाबाद पढ़ने आते हैं, 90% आज भी गाँव में लोग हैं। विश्वास करिए, यदि ऊपर वाले ने इतना मेहरबानी के साथ आपको दिया है तो इसका पूरा फायदा उठाइए, और नहीं तो इसी भीड़ में जो है गुम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जो कहना सो साफ सीधा सीधा है, ठीक है। आप अपने गांव से उठाइए कि कितने लोग इलाहाबाद आते हैं, अपने गांव से सीधा सीधा आपको फंडा पता चल जाएगा। 5 से 10% से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। और बाकी के लोग, आप विश्वास करो, जो मेहनत करता है, किसी से मजदूरी दिल्ली मुंबई जाके 12 घंटे काम करता है और उससे पूछ के जाइए तो कहता है सर मैं इसके बाद ओटी करता हूं। ओटी का मतलब समझते हैं? ओवर टाइम। 16-16 घंटे काम करके तब परिवार चलाता है। आपसे मैं 12 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर दिया जी? 12 घंटे पढ़ डालो, किस्मत बदल जाएगी। केवल 2 महीने की तो बात है। यदि आप अपनी किस्मत अपने हाथ में है, बदल नहीं सकते, तो फिर दूसरे के हाथ में क्या करोगे? जो चीज, कलम तो आपकी है, बुद्धि विवेक भगवान ने आपको दिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने। जब पढ़ने के बाद फिनिशिंग नहीं ला पा रहे हो तो आप अपने टीचरों से जो है सलाह लीजिए, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 2 तरीके का है, पूरा प्रैक्टिस करो, पूरा प्रैक्टिस में कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखिए बहुत कम होता है, हमने एक चीज देखा, प्रैक्टिस में 2 तरह का नेचर होता है। पहले इजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं, फिर टफ होते हैं, और ऐसे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में आपको सरल लगने लगता है, इतना आप प्रैक्टिस कर जाओगे। प्रैक्टिस 2-3 चीजों को बचाता है। प्रैक्टिस में आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय, आपको पता नहीं चलेगा, आप करते करते आपको आदत में आ जाएगा। जो चीज आदत में आ जाती है वो पता नहीं चलता है। जैसे आप इतना प्रैक्टिस में रहते हो कि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट अलग से सीखना नहीं पड़ता। दूसरा चीज ये आपका हो जाता है, सिली मिस्टेक या ह्यूमन एरर जो होते हैं वो बचते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक प्रश्न है छोटा सा, मान लीजिए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? ठीक है, अब ये प्रश्न रहा। अब जब आप प्रश्न को उठा के पढ़ोगे तो हिंदी में कई बार आप लोग कंफ्यूज हो गए। लिखा रहेगा विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सलाहकारी अधिकार। हिंदी में इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जब इंग्लिश में जाना तो एक ही शब्द मिलता है, लीगल राइट। जहां पे लीगल राइट लिखा रहे, वो चाहे हिंदी कुछ भी लिखी हो, वही ऑप्शन। क्योंकि आज भी आयोग ये मानता है कि हमारा इंग्लिश का ही पेपर सही है, इंग्लिश को ही वैध देते हैं, ठीक है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग कैसी संस्था है? हाँ, जिसमें जिस ऑप्शन में लिखा हो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिस ऑप्शन में लिखा होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वही ऑप्शन सही होता है इसका। अब उसके आगे ढूंढते रहो। जैसे कॉमन सी सेंस पर एक क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, राष्ट्रपति ना। तो दिमाग में ये रखो, अब एक मोटा मोटा सा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी संवैधानिक का मतलब जिनका उल्लेख संविधान में है, उन सारे की नियुक्ति केंद्र में और राज्य में, राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में। अपवाद कौन सा है? अपवाद इसका क्या है? अपवाद कौन सा? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये एक्सेप्शन में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कभी कभी एक्सेप्शन ही पूछ लेता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब कॉमन सेंस से, अब चाहे वित्त आयोग पूछ ले, चाहे निर्वाचन आयोग पूछ ले, चाहे कैग पूछ ले, चाहे महान्यायवादी पूछ ले, जितने संविधान में उल्लेख होंगे, बिना आंख मूंद के राष्ट्रपति मार दो, सही हो जाएगा। हर चीज रटी नहीं जाती है, रटेंगे तो हर चीज कितना रटेंगे, नहीं रट पाएंगे ना। तो हमारा काम यह है, जैसे आप, सर आप लोग बैठ जाइए, हाँ हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हाँ, और ये पॉलिटी जो इनको सर पढ़ाए हैं, हाँ, बहुत शानदार टीचर से सब पॉलिटी पढ़े। अगर ये जवाब न दें हाँ, तो उस टीचर का अपमान है।
मैं हर चीज पे मैं बता रहा हूं, मैं साइंस छोड़ के, साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी सर जानते हैं। हमारी सर की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और उस समय मैं रिसर्च स्कॉलर हुआ करता था, दिल्ली में तैयारी कर रहा था। 2013 में पहला इंटरव्यू पीसीएस का दिया था और हमारी सर की मुलाकात 2013 में ही दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब दुर्भाग्य है कि आपके समक्ष हूं, शायद हो सकता है कि आज इसीलिए ऑफिस ज्वाइन किया हूं कि कभी भी उड़ान भर सकता हूं। और आज यदि आपके बीच में इतना प्रिपेयर्ड हूं तो इसीलिए हूं कि आज भी मैं पढ़ाई के दौर में हूं। 8 साल सर्विस हो गया 2015 से करते। ठीक है, सर्विस के बाद भी मैंने यूपीएससी के मेंस दिए। तो ये चीज़ तो जहन से जाती नहीं है। जब आदमी तैयारी कर लेता है तो जहन से जाती नहीं है, क्योंकि नौकरियां तो मिलेंगी। आपके अंदर योग्यता है तो विश्वास रखिए, नौकरी तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल आप एक बार अच्छे से मनोयोग से लग जाइए, मनोयोग से लग जाएंगे। देखिए दुनिया क्या कहती है हमें नहीं पता, अपने साथ हमारा मूल्यांकन कौन कर सकता सबसे अच्छा? स्वयं। जिस दिन आप स्वयं मूल्यांकन करना सीख जाइए, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, विश्वास करिए उस दिन आप अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। आपसे आपका मूल्यांकन आप स्वयं बहुत अच्छा करेंगे। आपको ही पता है मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या कमजोरी है, ये आप ही को पता है। जो सेक्शन आपको नहीं आता वो आप ही को पता है। टीचर पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आप देखते होंगे कि इतने में से पढ़ाया जाएगा, अभी 100, 200, 500, 1000 लड़के पढ़ेंगे। हाँ, और जब सफलता की दर आएगी तो पता चलेगा कि 1000 में 500 हुआ। तो का 500 उसी क्लास में वो भी पढ़ा था, क्यों नहीं हुआ? उसी टीचर से पढ़ा, 500 क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचर में तो कमी नहीं थी, कमी वो 5 में 500 में थी। वो अपने आप को उस स्तर तक नहीं ले जा पाए जहां तक उनको ले जाना चाहिए। तो पहला चीज तो एक दिमाग रखना है, पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस करना है, गैप नहीं होना चाहिए। 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना है। अंडरग्राउंड का मतलब समझते हैं? सामाजिक रीति रिवाजों से दूर हो जाना, सोशल मीडिया से दूर हो जाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब बंद, ओनली फॉर स्टडी मटेरियल। आपके मोबाइल पे यदि कोई भी चलेगी कोई चीज तो स्टडी मटेरियल के अलावा यदि कुछ आता है तो उसको स्कैप करो। कोई कितना भी, दुनिया में एक चीज बता दें, कभी कभी स्वार्थी होना भी बहुत अच्छा होता है। आप स्वार्थी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है किसी के यहाँ शादी विवाह मत जाओ, एक चीज बता दे, यदि आप इस तरह के व्यक्ति बनो कि आपका एक सामाजिक दायरा होगा, आप जहां जाओगे सम्मान से लोग पूछेंगे, विश्वास करिए आप कहीं ना कहीं आप अपना औहदा बेहतर करके जाओगे। ठीक है, आप आज जहां हो केवल सफल हो जाना, 2 महीने बाद अपने आप को रियलाइज करना कि आप कहाँ हो। अपने आप रियलाइज होने लगता है, ऐसा नहीं है, अपने आप रियलाइज होने लगता है कि आप कहाँ हो। तो हमारा कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि सफलता इतनी आसान होती तो हर आदमी सफल होता। इसका मतलब सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ठीक, तो करना तो पड़ेगा। अब उसके लिए कैसे करना है, कितना करना है, ये आप डिसाइड करो। टीचर का काम है आपको सही दिशा दे देना, और टीचर को छोड़ना नहीं। नहीं तो आपको बता दे रहा हूँ, इसका कारण बता रहा हूँ। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट आप मैच देखते होगे, कभी ज़्यादा लोग जो देखते हो, 10-10 साल 15 साल भाई विराट कोहली खेल रहे हैं, हाँ धोनी खेल रहे हैं, इतना खेलने के बाद भी हर टीम में कोच होता है। और कोच का सोचो वेतन कितना, 12 करोड़ साल भर में, 1 करोड़ महीना। क्या जरूरत है राहुल द्रविड़ को कोच रखने की? भाई रोहित शर्मा का क्या सिखाएंगे? लेकिन कोच वो कोच होता है जो आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस, जैसे आप इस समय पढ़ लियो सारी चीज, आपका टीचर आपको फिनिशिंग देगा, आपको मजबूती देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन एहसास हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं है पहला चीज, तो छोड़ना नहीं है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, यदि आप सारी चीज कर चुके हैं तो 2 चीज करो, टेस्ट सीरीज खूब करो और प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज रिवीजन करो। अब पूर्व के जितने प्रश्न हैं वो आपके आने चाहिए। यदि प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप खोजी प्रवृत्ति के देखो 2 चीज का है, कुछ ऐसे होते हैं 5% प्रश्न जिस पर उलझना बेवकूफी होता है। ठीक है भाई, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, पेट में एक प्रश्न देखा था मैं,
ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि मैंने आयोग पे भी शर्म आती कि ऐसे प्रश्न पूछते कैसे हैं लोग। मतलब पेपर सेटर इससे अच्छा है कि बदल दो यार। मैंने 2% या 5% प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका कोई न लॉजिक होता है न एग्जाम का रिक्वायरमेंट होता है, केवल वो आपको डाइवर्जन देता है और आपको भटका देगा, यह पढ़ लो यह पढ़ लो यह पढ़ लो ना। हम ये देखें कि कोर कहाँ है, जहां हम हिट करें वहां से क्वेश्चन निकालें, हिट करें क्वेश्चन निकालें। टॉपिक देखो कहां से आ रहा है। जैसे आप रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां आप 100% करने के लायक रहते हैं। एक दो प्रश्न यदि छूटता जिसका है, इसलिए छूटता है कि उस समय वो दिमाग में क्लिक नहीं करता, क्लिक नहीं करने की वजह से छूटता है। और नहीं तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है क्योंकि वहां से आप अच्छा गेन कर लोगे, नंबर बहुत अच्छा निकालोगे। और यहां से कोशिश करो, मैं तो भाई इलाहाबाद में इतने दिन से हूं, सर का नाम मेरा कहा जाए कि कभी पढ़ नहीं पाया सर आपसे, हाँ, लेकिन नाम फेम बहुत पहले से रहा है सर का। और रीजनिंग के मामले में तो भाई अव्वल है इलाहाबाद का, जहां भी जाओ ऐसा कोई नहीं है। तो आप जो है ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हैं जिनके बारे में लोग पढ़ने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो आपको यदि खुद किस्मत हो तो पढ़ के अच्छा करो यार, और नहीं तो फिर इतने पढ़ने के बाद यदि सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपने में कमी ढूंढ लो, कहाँ हमारे में दिक्कत है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। मनीष सर आज से नहीं, मैं ये पैरामाउंट में सर पढ़ा रहे थे तब से परिचित हूँ, यहाँ तो बाद में आया सर। मैं एक्सीड में बाद में एक बीच में पढ़ाया था काफ़ी दिन, 2016 का दरोगा का पूरा बैच एक्सीड का मैं पढ़ाया था, पूरा बैच उनका मैं पढ़ाया था। तो ये समझिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग तो टीचिंग से जुड़े भी रहे, सर्विस में आ गए तो अलग बात है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है यार, यदि आप समय की कीमत करोगे तो समय आपकी भी कीमत करेगा, और नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, ठीक है। सफल व्यक्ति बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा चीज है, किसी चीज में स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश मत करना। कंपटीशन जो है सामान्यज्ञ होता है। आपको सब कुछ आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, जीएस भी। किसी एक सेक्शन को लेकर बैठ मत जाओ कि हम खूब अच्छा मैथ लगाए। कुछ लोग केवल मैथ में ही डूब गए। अरे मैथ जब पूरा मैथ है पढ़ेंगे। एक हमारे साथ थे सर, एसएससी में हुए थे, और उनका सौभाग्य था कि हो गए, मात्र 6 क्वेश्चन जीएस में करके वो एसएससी हो गए। 6 क्वेश्चन एसएससी में जीएस किया था उन्होंने, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, उनकी मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो क्योंकि पहले मैथ और इंग्लिश आती थी मेंस में, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कर जाओगे, यहाँ आप सामान्य पहुंचाओ, सामान्य स्तर तक जाना पड़ेगा। सारी जगह पे 50% तो हर जो सेक्शन कमजोर है उसमें भी 50% जाना पड़ेगा, और जो मजबूत है उसे पीक पे ले जाओ। जो आपका सेक्शन मजबूत है उसे पीक पे ले जाओ। पढ़ने के तरीके में बदलाव करो। बदलाव का मतलब देखो, जैसे रिपीटेशन और रिवीजन में बड़ा अंतर होता है। जो टीचर ने पढ़ाया वही आपने पढ़ लिया तो हो गया रिपीटेशन, टीचर ने जो पढ़ाया वही पढ़ लिया, रिपीटेशन। रिवीजन का मतलब टीचर ने उसे 10 पेज में पढ़ाया तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे 1 पेज में, 1 पेज में कन्वर्ट कर दूंगा, वो होता है मेरा रिवीजन। 10 पन्ना हमारे टीचर ने पढ़ाया है और उस 10 पन्ने को मैं 1 पन्ने में बदल दूं, और उस 10 पन्ने को जब जरूरत पड़े हमारा 1 पन्ना उसे 10 पन्ने में बदल लूं, तब होता है रिवीजन। मतलब कहने का ये कि आप शब्द पकड़ो कि ये क्या कह रहा है और उसे कॉन्साइज कर दो। समझे मेरी बात? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जितने सारी चीजें हैं, हर चीज को आप 1 पेज पे ले लो, और जरूरत पड़े तो उसे 10 पेज बना दो। जरूरत पड़े तो 10 पेज बना लो, तब तो रिवीजन की आपके मेथड अच्छा है। और जो टीचर पढ़ा रहा है वही आप केवल पढ़ ले रहे हो, तो होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन में एक्सरसाइज दिमाग का नहीं होता है, दिमाग की एक्सरसाइज की जरूरत है। तो आप कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा जीएस में मान लो कि हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ज्योग्राफी में ले लो, चाहे पॉलिटी में, चाहे हिस्ट्री में, किसी टॉपिक पर आप कहो, मैं लेता हूं उदाहरण किसी भी से। पॉलिटी में केवल एक टॉपिक उठाना और एक टॉपिक में देखना कि कितने क्वेश्चन बना दूंगा। एक टॉपिक से कोई भी टॉपिक आप बता दो, कोई भी टॉपिक आप बता दो। हाँ,
देखो इसमें टॉपिक बनाने लायक, जैसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता फंडामेंटल राइट से। देखो हमारा कहने का मतलब वो उसको हिट करो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। फंडामेंटल राइट को आप एक पेज में करो। अब कैसे करना है? एक पेज में पहला काम करना है, सबसे ऊपर जाना है फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। ये आपने फंडामेंटल राइट ले लिया, इसको मैं पूरा एक पेज पे लाऊंगा, ठीक है। अब देखना कैसे, और जितने प्रश्न होंगे इसी में बना दूंगा। फंडामेंटल राइट, पहला चीज तो ये ध्यान रखो कहां से लिया गया, ठीक। दूसरा चीज, फंडामेंटल राइट का उल्लेख किस भाग में है? भाग 3 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 36। जब फंडामेंटल राइट के संबंध में, हाँ जैसे, ठीक। अब चलो फंडामेंटल राइट में ध्यान रखना, एक और चीज दिमाग में रखना। जैसे एक टॉपिक आपके पुलिस में जुड़ा है, यहीं से जोड़ लेना उसको, नहीं तो बाद में छूटेगा। मानवाधिकार देखना है, सिलेबस उठाओ, एक टॉपिक है मानवाधिकार, पूरा का पूरा टॉपिक है। इस बार एक टॉपिक बना है मानवाधिकार का मतलब और फंडामेंटल राइट में अंतर बताओ। पहले तो अंतर आए तब ना समझ में आया कि मानवाधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। मानवाधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता है या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना वह व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, वैसे क्या है, मानव के अधिकार कहे जाते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इसका पूरा स्ट्रेटजी आप कर लोगे। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग जो होगा, मानवाधिकार के संदर्भ में ध्यान रखना, इस आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। मानवाधिकार केंद्र स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है। मानवाधिकार अधिनियम में किस धारा के अंदर केंद्र में मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कही गई? गायब। तो ध्यान ये रखना है, इस पर आपको एक टॉपिक है पूरा, और यहां से हम कुछ नहीं मानते तो 1 से 2 प्रश्न मानते हैं। यदि वो लिख के दे रहे हैं तो मान के ही ना हम चलेंगे कि 1 से 2 प्रश्न वो लेंगे। जैसे सूचना का अधिकार था, इसके पहले मैं सिलेबस में देखता था सूचना का अधिकार अलग रहता था, इस बार सूचना का अधिकार कहीं नहीं लिखा है सिलेबस में, समझ रहे हैं? सूचना का अधिकार पूरा सिलेबस मैंने देखा, कहीं दिखा नहीं। साइबर अपराध पहले नहीं लिखा रहता था, इस बार साइबर अपराध को अलग से लिख दिया। हम ऐसा नहीं है, हम सिलेबस को देखें तो इस चीजें। अब देखो फंडामेंटल राइट में सबसे पहली चीज थी, जब मूल अधिकार है, जब संविधान निर्माण हुआ तो कितने मूल अधिकार? वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार। आखिर एक जो माइनस हुआ वो कौन हुआ? संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा रिड्यूस किया गया? 1978 में। सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे, ठीक। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार लीगल राइट हो गया। वर्तमान समय में इसके किस भाग में है? भाग 12 में, अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया। अब देखो कितने, आपको दिखाऊंगा कि इसमें से कितने प्रश्न बनाओगे, एक पेज में सारे उत्तर निकल के आएंगे आपके, सारे के सारे उत्तर एक पेज में निकाल लेना। एक पेज से दूसरे पेज आपको जाने की जरूरत, वही चीज लिख रहा हूं जो हमारे एग्जाम की जरूरत है। यहां से सब जगह से प्रश्न बने हैं, आप उठा के देखना। जैसे 6 आपके पास मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार को एक लाइन पर लिख लो। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा
और अल्पसंख्यक और ठीक। अब इसको चलेंगे तो ये कहां से कहां तक, इसको 19 से 22, इसको 23 24, इसको इतना होने के बाद बाकी कहां गया? ठीक। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा कौन निर्धारित करेगा? राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इस बात का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक, ये हो गया राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। माने कि संसद ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना जा सकती जो हमारे मूल अधिकारों को न्यून करे, सीमित करे या कम कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसे क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। ठीक, अब जैसे ये आपने सारा देख लिया, ठीक, अब इनमें आप, मुझे पता है कि आप सारे आर्टिकल जानते भी होंगे। जैसे अभी देखें, जो अभी पूछा था, अभी लेटेस्ट इस बार के आईएएस में भी पूछा था, यहां से ले गया, विधि का कानून किस आर्टिकल में है? नैसर्गिक ला का नियम जिसे कहा जाता है, हाँ, नैसर्गिक ला आर्टिकल 14। ठीक, नेचुरल ला नहीं, हाँ, समता के अधिकार में आर्टिकल 14 में जब जाओगे, 14, 15, 16, 17, 18, जब 14 जाओगे तो इसमें दो चीज आएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। दो चीज है ना, एक है कि विधि के समझ समानता, विधि के ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होगा, सब पर, सामान्यतः फौजदारी मामलों पर यदि आप देखें तो चाहे 302 हो, चाहे जो आपराधिक नियम कानून सबके लिए बराबर होंगे। एक्सेप्शन, अपवाद 361। लक्षण है, वहीं में एक बात और लिखा है कि इसमें भी ये है कि यदि परिस्थितियां समान नहीं हैं तो उसमें विभेद किया जा सकता है। के 61 ये रूल है। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही कोई टॉपिक मुझसे आप हिस्ट्री पे ले लो या ज्योग्राफी, एक पेज में पूरा टॉपिक कंसाइज करो। इससे क्या होगा, एक करेगा क्या जानते हैं? एग्जाम टाइम में यही रिवीजन करना। अरे रिवीजन करके गए ना तो क्वेश्चन धड़ाम कर दोगे, क्योंकि किताब पढ़ने का समय नहीं होता है। तो एक हफ्ते पहले छोड़ देना चाहिए किताब कॉपी, फिर वही जो स्टडी मटेरियल मैंने बनाया है वो काम करता है। उसको कम समय में ज्यादा चीजें गेन करोगे, और हमारी दिमाग तो उतने रहता है, पढ़ उतने सकते हैं। तो अब ज्यादा चीज पढ़ने का तरीका तो यही है कि एक बार देखो तो सब चीज आ जाए। दूसरा, ऐसे ही
पूरा संसद बनाना, संसद में पूरा चले जाना, यहां से जैसे संसद बना रहे हो, राष्ट्रपति संसद के साथ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब बना लो। अब संसद का पूरा नियम बना लो, राज्यसभा, लोकसभा, सदस्य किस निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे, योग्यता कैसे है, हटाया कैसे जाता है, सदन कैसे चलता है, सारी चीज बना लो। मतलब लोकसभा बना लो, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बना लो, एक ही पेज में बनाओ। पहले मैंने कहा 2 पेज नहीं होना चाहिए। जीएस को ग्रैस्प करना है तो कॉन्साइज करना पड़ेगा। कॉन्साइज नहीं करोगे तो जीएस तो महासागर है, पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक में नींद आने लगेगा, फिर भाई एक ही सब्जेक्ट में पढ़ पाओगे, दूसरा छूट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को ज्योग्राफी में जाना, एक क्या काम करना, मैप उठाना। मैप में जैसे पर्वत आपने ट्रांस हिमालय बना लिया, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, अरावली पर्वत, पश्चिम घाट, पूर्वोत्तर घाट लाके नीलगिरी मिला दिए, जितना जहां है एक ही पेज में। जैसे बन गया स्टेट वाइज दर्रे, उसी में सारे स्टेट के दर्रे, सिक्किम में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है, सारा दर्रा बना दिया। नदी बनाओ तो तुरंत उसी नदी में देखो निकल कहाँ रही, मिल कहाँ रही, किसकी सहायक है और इस पर कौन सा बांध बना। 2 पेज में नहीं जाना है। गंगा तंत्र एक साथ, सिंधु एक साथ, ब्रह्मपुत्र, उत्तर भारत खत्म, दक्षिण भारत में आ जाना है। ऐसे कॉन्साइज नहीं करोगे ना। जनसंख्या बना रहे हो, जनसंख्या अभी एक पूरा टॉपिक है जीएस का, आप उठा कर देख लेना, अभी मैं सिलेबस तक। जनसंख्या बनाओ, एक पेज उठाओ, सबसे ऊपर लिखो जनसंख्या। वर्तमान समय भारत की जनसंख्या इतनी है, इतना % महिला, इतना पुरुष। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, किस राज्य की, सबसे कम किसकी, लिंगानुपात सबसे ज्यादा, साक्षरता सबसे ज्यादा कम, हाँ, उसके बाद घनत्व किसका कम ज्यादा। एक पेज पे सारे क्वेश्चन ड्राफ्ट करो और क्वेश्चन पे जाओ। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो नहीं आ रहा, इसको लाकर यहां बढ़ाओ। ठीक, तो जहां से क्वेश्चन आपको ग्रैस्प कर सको और जो क्वेश्चन आपका टकराए ना, उसको लाके अपने स्टडी मटेरियल में मिला दो, हो जाएगा। थैंक यू सर। देखो सर ने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, काम की बातें बताई कि जीएस में आपको आइडियाज़ नहीं होते हैं कैसे पढ़ना है, तो जीएस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करा। और इनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जॉब में रह के भी अभी ये आगे बढ़ने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी दरोगा तो हैं ही जो आप बनना चाहते हैं, इसके बावजूद भी ये डिप्टी एसपी एसडीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम लोग को मोटिवेट करता है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या जो हमारी डिज़ायर है उसको फुलफिल करने के लिए, उसका जो कॉस्ट है उसे पे तो करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी का जो हम लोग का पूरी तरह से हम लोग अपने स्ट्रेटजी पर एकदम खरे उतरे हैं। आपका सिलेबस भी ख़त्म है, टाइम से वैकेंसी भी आ रही है, जो भी आ रही है आप पहले जॉब ले लो, छोड़ दो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्ड रहेगा अगले जॉब। ठीक है, तो कांस्टेबल अब आपको देना है और 1 तारीख से संदेश में प्रैक्टिस शुरू होने जा रही है और आप टाइम आपको बता दिया जाएगा। अभी समय है हमारे पास, अभी जो चीज़ें आपकी छूटी हैं पहले विद इन वीक मैं उसे ख़त्म करा दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको ख़त्म कर दी जाएंगी। ठीक है, जो अभी छूटा थोड़ा बहुत बच गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग तो ऑलरेडी भी 20 सेट किए हैं, हम उसके आगे हम लोग सेट करेंगे। ठीक, और आप लोग थोड़ा अधिक से अधिक बच्चों में जो न्यू कमर्स बिगनर्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस बैच में जितने पढ़ते थे उनको बोल दो कि तुम्हारे जो रिमेनिंग सेट छूटे हुए हैं उसे भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसे भी आकर के अपना तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से करो। और इधर मैं एसएससी के बैच में कुछ सर लोग को लगा करके हम लोग जो पूरी तरह से जो हमारे जैसे राजेश, हम जो लोग एसआई में पढ़ा रहे थे उन को बुला करके प्रैक्टिस में हम लोग जो है पूरी तरह से अपना लगेंगे और फिर से प्रैक्टिस जोरों से स्टार्ट होगी, जैसे चल रही थी वैसे फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है, और परीक्षा निर्धारित समय पे होगी, क्योंकि सरकार अगर परीक्षा अगर नहीं करानी होती तो वैकेंसी अभी आती ही नहीं। पहले एक दिमाग से एकदम निकाल दो, 11 फरवरी सरकार बोली तो करा के रहेगी परीक्षा। क्यों? क्योंकि अधिसूचना जारी हो जाएगी मार्च में, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सरकार क्रेडिट लेना चाहेगी और वो परीक्षा होके रहेगी। तो इसलिए ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। जो क्लास के अन्य बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं, और याद रखो प्रैक्टिस स्टार्ट होने के 3 दिन बाद टोटल फीस लगेगी अगेन, दोबारा मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्रैक्टिस जिस दिन स्टार्ट कर दिया अभी तुम उसी फीस में पढ़ोगे। और जो लोग गैर कभी आए कभी नहीं आए, यहाँ शिक्षक जो है अपना जान निकाल के रख दे रहा है और इस तरह के लापरवाहों को हम भगा देंगे यहाँ से।
जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं तो घर ही बैठे हैं, ऐसे लोगों को मुझे पढ़ाना नहीं है, ठीक है। हाँ ना पता हो 5 मिनट में बता दे रहे हैं। जी जी, पुलिस हायरकी, क्योंकि सिलेबस में इस बार रख दिया है, उठा के देखो पुलिस की हायरकी में पुलिस प्रणाली। तो मैं दोनों कमिश्नरी का भी बता दे रहा हूं, सिविल का भी। डिलीट कर। तो आप पहले हायरकी पुलिस का जान लो, क्योंकि पुलिस का हायरकी आप जानोगे तभी समझ पाओगे ना। देखो जैसे पुलिस में सबसे एक पद आता है चौकीदार का, जानते हो? चौकीदार शब्द वैसे आपको लगता होगा ही कैसे है, लेकिन इसकी नियुक्ति डीएम करता है, ठीक है। ये कोई वैसा पद नहीं है, ठीक, ये केवल पुलिस के सहयोग के लिए। उसके नीचे एक पद आपने सुना होगा होमगार्ड या पीआरडी का, ठीक। पीआरडी का भी कहानी बड़ा अलग ही है, क्यों? हाँ, पीआरडी का इसलिए कहानी अलग है क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने प्रांतीय दल बनाया था, उसी प्रांतीय दल के नाम पर ये पीआरडी आया है, ठीक है। तो इसलिए अब यदि हायरकी देखेंगे तो सबसे नीचे जो है कांस्टेबल, ठीक। इसके ऊपर जाएंगे तो प्रमोशन करेंगे तो हेड कांस्टेबल, इसके ऊपर एएसआई। लेकिन ध्यान रखना है कि अब एएसआई का हमारे यहाँ नहीं है प्रोसीजर, हमारे यहाँ नहीं है, कुछ राज्यों में है। हमारे यहाँ सीधे हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो रहे हैं, ठीक। मायावती सरकार थी तब था, वर्तमान समय में हेड कांस्टेबल से सीधे सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं लोग। तो यहाँ क्या है? एसआई, इसके ऊपर इंस्पेक्टर, इसके ऊपर डीटीएसपी या इसी को सीओ कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके ऊपर एडिशनल एसपी कहो या एएसपी, अब इसका भी अंतर बताऊंगा, इसमें क्या अंतर आता है। इसके ऊपर एसएसपी, इसके ऊपर डीआईजी, डीआईजी के ऊपर आईजी, आईजी के ऊपर एडीजी, एडीजी के ऊपर डीजी, डीजी के ऊपर डीजीपी, ठीक। हालांकि सरकार ने एक अलग अभी पद निकाला है, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार हैं इस समय स्पेशल डीजी, ठीक है। तो ऐसा कोई पद नहीं है वैसे हायरकी में, ध्यान रखना। जितने डीजी, ये डीजी के जितने लोग हैं, डीजी जितने हैं सब डीजीपी बन सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि डीजीपी एक राजनीतिक पद होता है। डीजी जितने हैं सब डीजीपी बन सकते हैं, क्योंकि ये रैंक डीजी का ही होता है। जब ये डीजीपी बन जाता है केवल डीजीपी आ जाता है। जैसे कोई गाड़ी जा रही हो, आपको गाड़ी को देखकर अनुमान लगाना हो कि किस पद पे है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, जैसे आईजी की गाड़ी जा रही है तो कैसे पता चलेगा कि आईजी है? आईजी की गाड़ी यदि आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति को देखेंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ लोग चिन्हों से समझ जाएंगे, क्योंकि हायरकी के हिसाब से चिन्ह मिलते हैं। हाँ, देखना है, देखो जो एसएसपी है यहां से एक क्या बनता है? कॉलर बैंड, कॉलर बैंड मिलता है। एसएसपी रैंक के अधिकारी जो होंगे वो कॉलर बैंड लगाते हैं, यहां पर काला सा कॉलर बैंड। जितना डीआईजी का यदि गाड़ी जाएगा तो उसमें एक स्टार गाड़ी के आगे पीछे लगा होगा, गाड़ी के आगे पीछे एक स्टार, नीली प्लेट और एक स्टार सिल्वर कलर का स्टार लगा होता है, यदि वो डीआईजी स्तर का अधिकारी है तो, ठीक। आईजी रहेगा तो 2 स्टार रहेगा, ये स्टार उस गाड़ी के आगे पीछे 2 स्टार। डीजी या एडीजी रैंक का होगा तो 3 स्टार आगे 3 स्टार पीछे। लेकिन डीजीपी की गाड़ी रह गई तब कैसे अंतर करोगे कि डीजीपी की है? डीजीपी की गाड़ी में 3 जगह 3-3 स्टार लगता है, एक गाड़ी के आगे, एक गाड़ी के सामने और एक गाड़ी के ऊपर सर पे 3 स्टार। ये 3 जगह इसके में 3 स्टार रहेगा डीजीपी की गाड़ी में। ये हायरकी के हिसाब से गाड़ी देख के आप
अधिकारी समझ सकते हो कि किस रैंक का अधिकारी इस गाड़ी में होगा। ठीक है, सामान्यतः इन सारे का पद जानते होंगे। अब आओ कमिश्नरी में, ये तो सामान्य व्यवस्था है, इसी में से चलने दीजिए इसको। इसको देखो, यदि कमिश्नरी में आना है, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में कैसी व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। प्रयागराज में एडीजी या डीजी रैंक का जो अधिकारी होता है वो सीपी होता है, पुलिस कमिश्नर। जो किस रैंक का होगा, एडीजी या डीजी रैंक का। और यहाँ एसीपी होता है, एसीपी जो होगा वो आईजी या डीआईजी रैंक का होगा। समझ रहा है मेरी बात? ये इसी के समकक्ष होगा, मतलब ये दोनों डीआईजी और आईजी एसीपी का काम करेगा, और ये सीपी डीजी और एडीजी रैंक का अधिकारी हो। एडीजी या डीजी कोई भी हो सकता। हाँ, इसमें भी जेसीपी भी है और एसीपी भी है, ध्यान रखना, ज्वाइंट करके है। हाँ, दो पद बने हैं इसमें, दो पद बनाए गए, एक जेसीपी एक एसीपी। ठीक, तो दो रैंक है इसके। एसएसपी या एसपी जो होता है, यहां हमने एसपी भूल गए का? हाँ, ना डीएसपी है, एडिशनल एसपी है, एसपी है। ठीक, एसपी एसएसपी, जो एसपी एसएसपी होता है कमिश्नरी में उसको डीसीपी कहा जाता है। हाँ, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, ये एसएसपी या एसपी रैंक का अधिकारी होता है, डीसीपी। और इसी में एडिशनल लग जाएगा तो एडिशनल डीसीपी हो जाएगा, और सीओ के लिए एडीसीपी। ये रैंक आपको कमिश्नरी में मिलेगी। ये रैंक कहाँ मिलेगी? जैसे प्रयागराज में, प्रयागराज में आप ये नाम गाड़ियों पर पीछे देखेंगे, आगे पीछे लिखा रहेगा गाड़ियों में। सामान्य जिलों में ये पुलिस की रीढ़ जो है, यहां तक ये माना जाता है ये पुलिस की कार्यदायी संस्था है। बाकी के जितने हैं ये सुपरविजनरी बॉडी हैं, सब के सब सुपरविजन करते हैं। ये जो आप सामान्य तरीका ध्यान रखिए, जो थाने का थानेदार होता है, थाने का थानेदार होगा, ये दोनों होते हैं। ठीक, अब जब ये चार्ज पे थानेदार होता है तो एसआई को ही एसओ कहा जाता है। जब ये थानाध्यक्ष होता है तो एसआई, जब थानाध्यक्ष होता है तो एसओ कहलाता है। इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष होगा तो एसएचओ कहा जाता है। इसको हिंदी में थानेदार कहा जाता है, इसको कोतवाल कहा जाता है। ठीक है, बेसिक कुछ